Hello students, today we are going to discuss our new topic direct and inverse proportions. This is your chapter number 13. So first of all we discuss about its learning objectives. Chapter number 13, its learning objectives. This chapter deals with the problems based on direct and inverse proportions. Once you complete it, you should be able to understand direct and inverse proportion. And number 2, solve problems related to time and work. So first of all, what we discuss basic intro of exercise 13.1. In this exercise, when one quantity increase, the other also increase. देखिए 13.1 एक्सरसाइज के हम जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टू क्वांटिटी हैं, अगर उसमें से वन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर वन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो सेकंड जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्लियर है. और अगर व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज, अगर वन क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी, जो अदर क्वांटिटी होगी वो भी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह की जो प्रोपोर्शन होंगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएंगी. ठीक है. सो वी कंसिडर एग्जांपल. if the cost of 1 kg राइस, यहाँ बात चल रही है आपसे राइस की कि 1 kg जो राइस हैं उनकी जो कॉस्ट है बच्चे वो क्या दी हुई है, 40 रुपीज़ दी हुई है. क्लियर है. नेक्स्ट, व्हाट द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस. हमें क्या करना है कि 5 kg ऑफ राइस जो है वो फाइंड आउट करना है. सो एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ले लीजिए कि आपके पास जो है वो 5 मीटर क्लॉथ है. क्या है, 5 मीटर क्लॉथ है, और जो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है बच्चे, 210 है. क्लियर है. अब देखना है हमें कि 2 मीटर क्लॉथ एंड 4 मीटर क्लॉथ एंड 13. देखिए अगर 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी एंड 3 मीटर क्लॉथ की जो है वो कॉस्ट वो क्या रहेगी. तो इस तरह की कंडीशन के लिए देख रहे हैं आप कि अगर यहाँ जो है, अगर क्लॉथ की जो रेंज है, ठीक है, वो अगर यहाँ पर कम हो रही है तो इसका रेट भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. सो सेम एज यहाँ पर देखिए कि 1 kg जो राइस हैं उनकी जो कॉस्ट है बच्चे यहाँ पर कितनी दे रखी है, हमें 40 रुपीज़ दे रखी है. अब हमें क्या करना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस. अब हमें 5 kg जो राइस हैं उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एंड इट वुड बी ₹200 सिमिलरली. ठीक है. क्लियर है. क्या बताया है इन्होंने
कि जो 5 kg जो राइस हैं वो कितनी रुपीज़ के आ रहे हैं, 200 रुपीज़ के, सेम एज क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखिएगा, सिमिलरली इफ़ 8 kg ऑफ राइस, अगर 8 kg राइस हैं तो वुड कॉस्ट रुपीज़ 320 रुपीज़, क्लियर है। देन 10 kg ऑफ राइस, 10 kg ऑफ राइस वुड कॉस्ट रुपीज़ 400, क्लियर है। अब देखिएगा कि आपको क्लियर से नज़र आ रहा है कि राइस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर राइस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 40 है, 5 kg है तो क्या है बेटा 200 है, अगर 8 kg है तो 320 है, 10 kg है तो 400 है। तो इस तरह से जब राइस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसका जो अमाउंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्लियर है। तो इसे हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कि राइस जो है वो x है एंड कॉस्ट जो है इसका वो क्या है, y है। सो x एंड y का जब आप रेशो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू k, k जो रहेगा आपका वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, नो चेंज, क्लियर है। k जो है यहाँ पर क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जो ऑलवेज सेम रहेगी। सो देखिएगा कि x अपॉन y यानी कि x जो है वो 1 है एंड y जो है आपका 40 है, क्लियर है। x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 इज इक्वल, अब देखिएगा आप यहाँ पर कि x जो है वो क्या है बच्चे 5 है एंड y जो है वो 200 है, क्लियर है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 0। नेक्स्ट देखिएगा कि x जो है वो 8 है एंड y जो है वो क्या दिया हुआ है आपको 320, क्लियर है। सो देखिएगा 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32 एंड 0। सो नेक्स्ट देखिएगा 10 kg ऑफ राइस, 10 kg x अपॉन y इन 400, 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो आपको पता चल रहा है कि x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 40, 1 अपॉन 40 एंड 1 अपॉन 40। सो देख रहे हैं आप कि 1 अपॉन 40 जो है वो क्या है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि तीनों ही रेशोज के अंदर जो है, चारों ही रेशोज के अंदर जो है वो सेम आई है, यानी कि 1 अपॉन 40। सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू, देखिएगा कि रेलवे स्टेशन के पास में जो है वो कार पार्किंग का जो चार्ज है वो यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि 4 आवर्स के अंदर कितना दिखाया हुआ है भाई, ₹60, क्लियर है। 8 आवर्स की अगर बात चल रही है तो वो हमें दिखाया गया है बच्चे ₹100, और अगर 12 आवर्स की बात चल रही है तो वो हमें दिखाया गया है यहाँ पर ₹140, क्लियर है। एंड 24 आवर्स की अगर बात चल रही है तो वो यहाँ बताया गया है ₹180। सो देखने से आपको पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, सो सेकंड क्वांटिटी जो है वो साथ के साथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर 4 आवर्स के लिए ₹60 था तो 8 आवर्स के लिए ₹100 है। सो मान लीजिए जो यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है वो आपके लिए x है एंड जो चार्जेस है यहाँ पर वो आपका क्या है, y है, क्लियर है। क्या रहेगा ये, y रहेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो है आप क्या करते हैं कि रेशो निकालेंगे। अगर x अपॉन y का आप रेशो निकाल रहे हैं तो वो ऑलवेज जो है वो k के इक्वल रहता है, और k क्या होता है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो ऑलवेज सभी रेशोज की जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिएगा कि x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 60, देन रिजल्ट इज 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा x अपॉन y
यानी कि 8/100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिएगा कि 12 आवर्स x/y इज इक्वल टू 12/140। सो सोल्व कीजिएगा कि 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 0, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिएगा कि x/y इज इक्वल टू 24/180। अब इसे भी हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो 2 से जो है आप इसको काटिएगा, 24/180 आपको दिया हुआ है, 24/180 आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सो आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा कि 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 2 9 जा 18 एंड 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। देखने से आपको पता चल रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। आपसे पूछा गया है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको कहा गया है कि चेक करके बताना है कि जो चार्जेस हैं वो क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हैं। नो, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट सेम। कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। सो जो चार्जेस हैं वो आपके क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigments with 8 part of base. In the following table find the part of base that need to be added. देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक टेबल बताया गया है हमें। क्लियर है। क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें एक टेबल बताया गया है। क्लियर है। जिसमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स जो है हमें दिए हुए हैं 1 4 7 12 एंड 20। क्लियर है। पार्ट ऑफ बेस जो है हमें यहाँ 8 दिया हुआ है और बाकी सब जो है हमें वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सो देखिएगा कि फिर से पहले हमें बहुत अच्छे से पता है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो हैं, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स जो हैं आपके क्या हैं, x हैं। ठीक है। एंड पार्ट ऑफ बेसिस जो हैं आपके y हैं। यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो रेड पिगमेंट वाली है और नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो पार्ट ऑफ बेस है। यानी कि x/y जहाँ बात चल रही है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो वहाँ आपको देखना है कि x/y इज इक्वल टू k, where k is constant value। क्लियर है। सो देखिएगा कि यहाँ पर हमें पार्ट ऑफ बेसिस फाइंड आउट करने हैं, तो आप इनको अज्यूम कर लीजिए A, B, C एंड D। सो x/y इज इक्वल टू k, यानी कि 1/8 जो है वो k के इक्वल है। सो 4/a भी क्या रहेगा बच्चे, k के इक्वल ही रहेगा। सो देखिएगा 1/8 इज इक्वल टू 4/a। क्लियर है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इज इक्वल टू 4 × 8 32। क्लियर है। यानी a की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 32 रहेगी। सो नेक्स्ट देखिएगा, सेम एज आपको करना है कि 1/8 इज इक्वल टू 7/b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि b इज इक्वल टू 7 × 8, 7 8 जा 56। क्लियर है। यानी कि b की जो वैल्यू आई हुई है बच्चे यहाँ पर कितनी आई है, 56। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि
1/8 is equal to 12/c. Cross multiplication, so c is equal to 12 into 8. Then result is 96. So c की वैल्यू जो यहाँ पर आई हुई है वो 96 आई है। अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम प्रोसीजर हमें करना है, यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 20/d। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन d इज इक्वल टू 8 इंटू 20, यानी कि रिजल्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा 116। क्लियर है। सो अब हमें देखना है कि हम a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर अगर वन ऑब्जेक्ट जो है अगर इंक्रीज हो रहा है या वन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज के साथ डिक्रीज ही रहेगी। क्लियर है। सो देखिएगा x/y इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 4/32, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। सो नेक्स्ट देखिएगा 7/56, 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56। नेक्स्ट इज 12/96, 12 1 जा 12 एंड 12 8 जा 96। नेक्स्ट देखिएगा 20/160। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। सो देखने से हमें पता चल रहा है x/y यानी कि x और y, या फिर कहा जाए कि दोनों ही क्वांटिटी x और y का जो रेशो है वो इक्वल है। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सभी में इक्वल है। क्लियर है। सो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इन क्वेश्चन 2 अबव इफ ए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, देखिएगा क्या कहा गया है। हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस इन ml। ठीक है। देखिएगा क्या कहा है कि इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, अगर वन पार्ट के लिए 75 ml बेस की रिक्वायर्ड हो, सो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। सो 1800 ml बेस के लिए हमें कितने रेड पिगमेंट की ज़रूरत होगी। सो देखिएगा कि यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या अज्यूम करेंगे, हम a अज्यूम करेंगे। सो हमें पता है कि x/y इज इक्वल टू k, और k यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। k यहाँ पर बच्चे एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि 1/75 इज इक्वल टू a/1800। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम दोनों ही क्वांटिटीज़ पर काम कर रहे हैं और रेशोज निकाल रहे हैं, यानी कि 1/75 का रेशो निकाल रहे हैं और नेक्स्ट भी हम 1/1800 भी रेशो निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनके 75a इज इक्वल टू 1800। सो a इज इक्वल टू 1800 इज डिवाइडेड बाय 75। क्लियर है। सो यहाँ पर देखिएगा कि आप इसे क्या करेंगे, 5 से डिस्कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 0, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। नेक्स्ट देखिएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। क्लियर है।
सो 3 से देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। सो A इज इक्वल टू 24, यानी कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा 24। सो फोर्थ क्वेश्चन इज ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 मंथ। देखिएगा कि एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें मशीन जो है वो 6 मंथ के अंदर जो है वो 840 बोटल्स जो है वो फिल करती है, भरती है। अब हमें बताना है कि हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। अब वो 5 घंटे में जो है वो कितनी बोटल्स जो है वो फिल करेगी। सो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, फोर्थ क्वेश्चन के लिए एक टेबल बना लूँगी। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेना ताकि आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ बोटल्स, देखिएगा नंबर ऑफ बोटल्स यहाँ पर दिया हुआ है एंड नेक्स्ट जो काम चल रहा है वो टाइम पर चल रहा है, टाइम इन आवर्स। क्लियर है। सो बात चल रही है यहाँ पे 840 बोटल्स जो है वो फिल कर रहे हैं कितने टाइम में, 6 आवर्स के अंदर। अब पूछा गया है कि 5 आवर्स के अंदर, भी टाइमिंग जहाँ है वहीं टेबल में हम टाइम फिल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमें एज्यूम करना है तो उसको हम क्या, जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या मान लेंगे, ए। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे हम काम कर रहे हैं। सो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। सो देखिएगा 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू a अपॉन 5। 840 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a अपॉन 5। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू a इज इक्वल टू 840 इज मल्टीप्लाई बाय 5। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 6 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में, यानी कि 840 इज मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय 6। अब देखिएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 एंड सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0, 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 0, यानी कि 140 को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से। देन कैलकुलेशन करने पर मुझे रिजल्ट पता चला है, वो पता चला है 700, यानी कि 700 बोटल्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जहाँ बोतल 840 थी तो टाइमिंग जो टाइम था वो 6 आवर्स था। अब टाइम जब 5 था तो नेचुरल था कि नंबर ऑफ बोटल्स जो है वो भी डिक्रीज होनी है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वांटिटी जो टाइम की दे रखा है वो डिक्रीज हुआ है। सो जो क्वांटिटी नंबर 1 थी वो भी यहाँ पर क्या होनी थी, डिक्रीज होनी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains। देखिएगा एक जो फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का वो क्या है कि उसे जो है वो 50,000 टाइम्स जो है वो बढ़ा देता है, लेकिन जो लेंथ है उसकी, ठीक है, जो ओरिजिनल जो उसका डायग्राम है, ठीक है, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर जो है उसकी क्या दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है। अब देखिएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, हमें बैक्टीरिया की जो है वो क्या निकालनी है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है। कब, इफ द फोटोग्राफ इज अनलार्ज, जब जो फोटोग्राफ जो है उसको 20,000 टाइम्स जो है वो अनलार्ज करे। क्लियर है। व्हाट वुड बी इट्स अनलार्ज लेंथ। सबसे पहले देखिएगा कि हमें क्या करना है कि टेबल ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। सो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं वो यहाँ हमें क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। सो देखिएगा बैक्टीरिया क्लियर है। व्हाट वुड बी इट्स अनलार्ज लेंथ।
बल्कि जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है बच्चे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इसको 20,000 टाइम्स जो है वो अनलार्ज किया जा रहा है सो इसकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी। देखिएगा कि x अपॉन वाई इज ऑलवेज के यहाँ पर क्या है भाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिएगा 50,000, यहाँ देखिएगा कि 50,000 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 इज डिवाइडेड बाय, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम a अज्यूम कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। सो a इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय 50,000। क्लियर है। सो कैलकुलेट कीजिएगा, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। सो कितने टाइम ये जो है वो इंक्रीज होगा 2 टाइम्स, ठीक है। देखिएगा जहाँ 50,000 था और एक्चुअल लेंथ वहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। सो अब जो है जहाँ वो डिक्रीज हुआ है सो वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज हो जानी है, सेकंड क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जानी है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्राइस्टल। जो 2 kg शुगर है वो जो है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल से जो है वो बनती है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। टेबल ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट हमें क्या बताना है कि क्वांटिटी बतानी है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर। अब शुगर के अंदर जो भी इसके क्या हैं भाई क्रिस्टल हैं वो कितने हैं। अब ये देखिएगा कि अगर शुगर की जो क्वांटिटी है वो 2 kg रहे तो क्रिस्टल कितना है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। सो नेक्स्ट देखिएगा कि पार्ट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि अगर शुगर जो है वो 5 kg रहे और अगर शुगर जो है वो 1.2 kg रहे तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें जो है क्रिस्टल जो है वो उसकी मात्रा कितनी रहेगी। क्लियर है। सो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे a एंड b अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट x अपॉन y इज इक्वल टू k बिकॉज इट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है। k जो है यहाँ पर क्या है भाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, k यहाँ पर क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो देखिएगा 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन a। So cross multiplication 2a is equal to 5 into 9 into 10 raised to the power 6. So a is equal to 5 into 9 into 10 raised to the power 6 is divided by 2. Clear है। 5 9 जा 45 is multiplied by 10 raised to the power 6 is divided by 2. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। यानी कि अगर जो क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो 5 kg रहेगी बढ़ेगी तो क्रिस्टल भी जो है वो इंक्रीज हो जाना है, यानी कि 22.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। सो बी पार्ट, बी की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है एक तरह से। बी सेकेंड पार्ट देखिएगा इसके लिए कि 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन बी। सेम वही प्रोसीजर है कि हमें यहाँ भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सो 2b इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। सो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अब देखिए 1.2 इंटू 9, सो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज डिवाइडेड बाय 2। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 इनकी 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई है 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो 1.2 kg रहेगा तो जो सेकंड क्वांटिटी है यानी कि क्रिस्टल की वो भी जो है वो डिक्रीज अगर क्वांटिटी हुई है तो क्रिस्टल भी जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा
कि ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक पोल है, उसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पर दे रखी है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो टेबल जो मैं ड्रॉ करूंगी वो क्या रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the object and सेकंड जो रहेगी length of the shadow। ठीक है, यानी कि जो शेडो की लेंथ है वो क्या है। सो देखिएगा कि जो वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है यानी कि जो पोल है उसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 5.60 मीटर। ठीक है, सो उसकी शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है, 3.20 मीटर। क्लियर है, दोनों जो है वो मीटर में हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। सो देखिएगा, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। अनदर पोल जो है, जो दूसरा खंबा है, उसकी जो हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है वो हमें दे रखी है 10.50। सो हमें क्या करनी है कि जो इसकी शेडो है उसकी लेंथ जो है वो बतानी है। सो सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शैडो इज 5 मीटर लॉन्ग। अगर जो शेडो है इसकी वो हमें यहाँ पर दे रखी है 5 मीटर, तो हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चे कि हमें जो है जो पोल है उसकी जो है हाइट हमें यहाँ पर बतानी है। सो उसे हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। आपको पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो x अपॉन y इज इक्वल टू k, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। k की वैल्यू जो है वो हर एक रेशो में सेम टू सेम आती है, इक्वल आती है। सो देखिएगा, यानी कि 5.60 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू, इक्वल आएंगे भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सभी रेशोज जो है वो इक्वल होंगी, यानी कि 10.50 इज डिवाइडेड बाय a। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 10.50 इंटू 3.20 इज डिवाइडेड बाय 5.60। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 8 4 जा 32 एंड 8 7 जा 56। क्लियर है, सो 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 एंड 0। अब हमें क्या करना है कि 150 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1.50, भाई डेसिमल है क्योंकि 1.50 इज मल्टीप्लाई बाय 4, इनकी 6.20 डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 6 मीटर। क्लियर है, सो सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें आप हमें b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसीजर, यानी कि 5.60 इज डिवाइडेड बाय 3.20 इज इक्वल टू b अपॉन 5। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि b इज इक्वल टू 5.60 इज मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय 3.20। डेसिमल की जो पोजीशन है वो सेम है, यानी कि वो 2.2 जो है डिजिट के बाद ही है। सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सो 8 4 जा एंड 8 7 जा। क्लियर है, सो देखिएगा यहाँ पर कि 7 5 जा 35 इज डिवाइडेड बाय 4। 35 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे देन रिजल्ट इज 8.75 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। A loaded truck travels 40 किलोमीटर in 25 मिनट्स। क्लियर है, एक जो ट्रक है
ठीक है, वो क्या करता है कि 25 मिनट्स के अंदर जो है वो 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट्स। क्लियर है? देखिएगा 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 25 मिनट में कवर कर रहा है। और अब यहाँ बताया गया कि इफ द स्पीड रिमेन द सेम, अगर स्पीड जो उसकी सेम रहे, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में, 5 घंटे। यहाँ पर देखिएगा कि हमें जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर दिया हुआ है, यानी कि 5 आवर्स को अब मुझे क्या करना है कि मिनट में चेंज कर लेना है, यानी कि 300 मिनट्स, 300 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। क्लियर है? सो 5 इंटू 60, देन रिजल्ट इज 300 मिनट्स। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है कि इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम क्या कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल, यानी कि मान लीजिए हम a अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, k यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो सभी रेशियोज की क्या आती है, सेम आती है। सो देखिएगा 14 इज डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू a अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25a इज इक्वल टू 14 इंटू 300। सो a इज इक्वल टू 14 इज मल्टीप्लाई बाई 300 देन डिवाइडेड बाय 25। देखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 0, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब हमें क्या करना है कि 14 और 12 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 14 और 12 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन रिजल्ट इज 168 किलोमीटर। क्लियर है? सो इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज जो है वो 13.1 जो है वो कंप्लीट है।